दोस्तों आपने अभी तक सुना होगा धरती पर एग्जिस्ट करते हुए बहुत बहुत बड़े जानवरों के बारे में। एग्जाम्पल के लिए डायनासोर्स, क्योंकि इतने बड़े और भारी होते थे, इनके कंपेरिजन में आजकल के 10-20 हाथी कम पड़ जाएं। अकॉर्डिंग टू आवर अंडरस्टैंडिंग, जैसा कि हमें बताया और सिखाया जाता है कि उस टाइम में डायनासोर्स ही थे जिससे सब डरते थे। लेकिन क्या आपको पता है इन डायनासोर्स के बराबर ही एक ऐसे ही रेप्टाइल्स की प्रजाति पाई जाती थी इसके आगे आजकल के रेप्टाइल्स, स्नेक्स सब बौने पड़ जाएं, जिसने अभी तक के सांपों में सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है। अभी तक का सबसे बड़ा सांप बनकर सामने आया है। वो कौन था? अभी थोड़ा अजीब लगता है बट ये रियलिटी है। ऐसे स्नेक्स उस टाइम पर भी थे, क्योंकि उस टाइम पर भी पूरे जंगल को कवर करके रखते थे। ऐसे महाविशाल सांप, जिसे लगता है कि उनका एग्जिस्टेंस उनसे छोटे जीवों के लिए धरती पर प्रलय के बराबर था। 1987 में धनंजय महोबे, जो कि जीवाश्म विज्ञान यानी पैलेंटियोलॉजी के डायरेक्टर थे, जिन्हें इंडिया में ही एक नदी के किनारे एक डायनासोर्स के जीवाश्म मिले। वो डायनासोर्स के घोंसले की तरह दिख रहा था। उसमें डायनासोर्स और उसके अंडे के खोल के साथ डायनासोर्स की हड्डियां मिली। तो उन हड्डियों के पास एक बहुत बड़ी हड्डियों की कॉइल मिली, क्योंकि डायनासोर्स की हड्डियों से मैच नहीं कर रही थी। और जब उन हड्डियों को जोड़ा गया तो वो बन गई 11 फीट लंबी, जो कि 6 करोड़ साल पुरानी थी। इसे देखने के बाद रिसर्चर्स एकदम हैरान हो गए, क्योंकि किसी बड़े खूंखार सांप की तरह लग रहा था। बट अकॉर्डिंग टू पैलेंटियोलॉजिस्ट 6 करोड़ साल पहले ऐसा कोई सांप नहीं एग्जिस्ट करना चाहिए था। हालांकि नॉर्मली अजगर और एनाकोंडास इस सांप से दुगने में बड़े होते हैं, बड़े फिर भी हैरान कर देने वाला था। कितने सालों पहले तो अजगर की भी कोई प्रजाति नहीं पाई जाती थी, ये कहाँ से आ गया? बाय द वे रिसर्चर्स ने उसका नाम सैनगे इंडिका रख दिया। बट अकॉर्डिंग टू आवर फॉलोइंग स्नेक्स, जो 80 किलोमीटर डायमीटर वाले चिक्सुलैब एस्ट्रॉइड ने धरती पर अटैक किया था, जिसके बाद सारे डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए थे। तो उसके बाद धीरे धीरे पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ गया था लगभग 34 to 40 डिग्री। अब क्योंकि सारे रेप्टाइल्स कोल्ड ब्लडेड होते हैं, तो ये रेप्टाइल्स के लिए काफी अच्छी कंडीशन थी। इसके बाद फिर उनकी जगह बड़े बड़े सांपों ने ले ली और वहां पे रेप्टाइल्स पनपने लगे, महाविशाल रेप्टाइल्स। जहां आपको आज बड़े सांपों में 1-2 सांपों का नाम पता होता है, उस वक्त ऐसे बड़े बड़े और भयानक सांपों की एक लंबी चौड़ी कैटेगरी होती थी, जो कि धरती पर अलग अलग एरिया में अपने विशालकाय शरीर के साथ इधर उधर घूमते रहते थे। लाइक जाइगेंटोफिश, जो कि अफ्रीकन और साउथ एशियन कॉन्टिनेंट में तब पाया जाता था, क्योंकि आज के सबसे बड़े एनाकोंडा से 3-4 फीट बड़ा होता था और लगभग 500 किलोग्राम का भारी होता था। ये सांप कई सालों तक अपना नाम दुनिया के सबसे विशाल सांपों की लिस्ट में अपना नाम सबसे ऊपर रखता था। ऐसा कई सालों तक रहा। इसके बाद रिसर्चर्स को लगा कि इससे बड़ा सांप होना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि ऐसे किसी भी सांप के फॉसिल्स पाए ही नहीं जाते थे और जाइगेंटोफिश दुनिया के सबसे बड़े सांपों में शुमार था। बट एक ऐसा टाइम भी आया कि जब उसका रिकॉर्ड एक ऐसे सांप ने तोड़ा जिसका रिकॉर्ड अब तोड़ना किसी और सांप के लिए लगभग नामुमकिन साबित हो गया। सेरियन कोलंबिया के कोल माइन में अभी हाल ही में 2009 में आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ ऐसा ढूंढ लिया जो कि किसी बड़े रहस्य को हमेशा के लिए खोलने वाला था। एक विशाल सांप का फॉसिल्स, इसका आकार लगभग 50 फीट था। इवन 4 फीट वो चौड़ा भी था। तो करीब 1 टन के करीब उसका वजन था और ये टाइटानोबोआ था। ये आजकल के सबसे बड़े एनाकोंडा का लगभग 2 गुना था और वजन में 4 गुने से भी ज्यादा था। और सबसे बड़ी बात, इस टाइटानोबोआ ने धरती पर किसी भी और रेप्टाइल प्रेडेटर से सबसे ज्यादा उस समय पर राज किया था, लगभग 1 करोड़ साल। और टाइटानोबोआ उस टाइम के शिकारों की लिस्ट में टॉप पर रैंक करता था, जो कि उस टाइम के बड़े बड़े एनिमल्स को अपने शरीर में दबाकर कुचल कर उनकी हड्डियां तोड़ डालता था, जो कि 1-1 सेंटीमीटर स्क्वायर में लगभग 30 किलोग्राम का प्रेशर डालता था और 1-1 इंच में लगभग 400 PSI, यानी जितना प्रेशर इसने 1 इंच में डाला है इतना तो किसी भी भालू के टोटल प्रेशर के बराबर है। और ये भी आज के 6 करोड़ साल पहले धरती पर एग्जिस्ट करता था। और इसका साइज रिक्रिएट करने में म्यूजियम में थोड़ा प्रॉब्लम आई है, क्योंकि रिसर्चर्स को लगता है कि शायद टाइटानोबोआ जितना आज उसका स्केलेटन हमको मिला है उससे भी बड़ा होता था। हमें ऐसा डाउट है। फिर भी इसका सबसे प्रसिद्ध रिकॉन्स्ट्रक्शन, क्योंकि उसकी तस्वीर ये है, क्योंकि टाइटानोबोआ के स्केलेटन और साइज के अकॉर्डिंग साइज और शेप को दिखाने की कोशिश की गई है, जो कि वाकई में काफी डेंजरस दिखता है। टाइटानोबोआ एक जायंट क्रोकोडाइल को खाते हुए हवा में अटका कर एक शेप में दिया गया है। बट यहाँ पर रिसर्चर्स को कुछ अजीब भी मिला है, क्योंकि टाइटानोबोआ के अभी के साइज की अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग उसके डबल होने के सबूत मिले हैं। कि ये देखिए, टाइटानोबोआ के रीढ़ की हड्डी का एक टुकड़ा
साइड में किसका हो सकता है? गेस मारिए। हमारे आज के एनाकोंडा। बताइए इन दोनों में कितने गुने का अंतर आपको लगता है? क्या एनाकोंडा वाला टाइटेनोबोआ का जस्ट 2 गुना लगता है? ऑफ कोर्स नॉट, ये तो 4 गुने से भी बड़ा लगता है। यानी ये भी हो सकता है कि एक्चुअल टाइटेनोबोआ का साइज आज के एनाकोंडा के साइज के लगभग 4 गुना होते होंगे। आजकल के रिसर्चर्स को मिले स्केलेटन के अकॉर्डिंग टाइटेनोबोआ एनाकोंडा से जस्ट डबल ही साइज में मिलते हैं। बड़े साइंटिस्टों को थोड़ा अजीब लगता है। बाय द वे ये मिस्ट्री सिर्फ और भी मिलने वाले आगे के वेरियस ऑफ फॉसिल से ही दूर हो सकती है। बाय द वे आपका ये डाउट होगा कि उस वक्त टाइटेनोबोआ जैसे विशाल जानवर उस वक्त कितने बड़े बड़े जानवरों का शिकार करते होंगे। बट इन सबके विपरीत प्रोफेसर डेविड पाउले, जिनका कहना यह है कि ये विशाल काय जीव क्रोकोडाइल नहीं बल्कि मछलियां खाते थे। अब इतना बड़ा दावा किसी ने कैसे कर दिया? इन 2013 एक बार फिर टाइटेनोबोआ का एक फॉसिल यानी एक जीवाश्म मिला। जोनाथन ब्लॉक और उनके कलीग्स ने आपस में मिलकर एक रिपोर्ट पब्लिश किया कि उन्हें एक और नया फॉसिल्स टाइटेनोबोआ का मिला है। और जिसके बाद उस स्नेक्स के फूड के बारे में रिसर्च हुआ और पता चला कि उस स्नेक्स के जो दांत थे लंबे समय के लिए ड्यूरेबल नहीं थे और उसके जबड़े के पीछे के साइड में और तालू में दांत ज्यादा थे। इससे ये पता चलता है कि टाइटेनोबोआ बहुत सारे नंबर्स में स्मॉल एनिमल्स को खाता था और ये आजकल के सारे बड़े बड़े सांपों से मैच भी करता है। टाइटेनोबोआ को एनाकोंडा का पूर्वज माना जाता है क्योंकि एनाकोंडा की तरह टाइटेनोबोआ भी दलदली इलाकों और पानी भरे जगहों पर रहता था और इस तरह के सारे मॉडर्न और बड़े बड़े सांप सिर्फ फिश खाना ही पसंद करते हैं। तो दांतों को और उसके रहने के तरीकों को जोड़कर कहना काफी आसान हो जाता है कि टाइटेनोबोआ उस समय सिर्फ फिश ही खाता होगा। बट टाइटेनोबोआ जैसे कि पुराने टाइम में 72% ऑफ वर्ल्ड सिर्फ जंगल ही हुआ करता था, तो उस वक्त का मौसम और एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग टू आजकल के अमेजोन जंगल की तरह सबसे सूटेबल एनवायरनमेंट होता था। और जैसा कि अमेजोन बेसिन अभी भी दुनिया में सबसे इनएक्सेसिबल प्लेसेस में से एक है और बहुत सारी डिफरेंट स्पीसीज अमेजोन के घने जंगल में बार बार डिस्कवर होती आई हैं। अमेजोन किसी वंडर ऑफ सीक्रेट से कम नहीं है। तो उस वक्त तो 72% ऑफ द वर्ल्ड ही पूरे जंगल से भरा हुआ था, जिससे इस तरह के जीवों को पूरी दुनिया पर कहीं भी पाया जाना, किसी भी दलदली इलाकों में पाया जाना लगभग नॉर्मल है। लेकिन क्या ये जायंट क्रिएचर फ्यूचर में भी पृथ्वी पर दोबारा आ सकता है? अब इसके लिए स्पेसिफिकली हमें पास्ट में झांकना होगा, जब ये विशाल काय जीव इमर्ज हो रहे थे। देखिए, शुरुआत कर सकते हैं किसी भी जायंट ड्रैगन फ्लाई से, फिर किसी जायंट कॉकरोचेस, मस्कीटोज जैसे हमारे आसपास को जायंट एनिमल आज भी अगर आप पृथ्वी पर देखोगे, जैसे हाथी, जिराफ, तो आप लगभग एक बार के लिए सहम सकते हो इन जीवों के साइज को देखकर। बट पृथ्वी पर ही आपको 2-4 स्पीसीज ही दिखती होंगी। ये उस वक्त के नंबर ऑफ स्पीसीज के सामने, जो कि इतनी विशाल काय थी, उन जीवों के आगे ये नंबर कुछ भी नहीं है। और आप तरह तरह के जीवों को देखोगे और उनके शरीर का बड़ा आकार और बड़े होने का रियल कॉज कोई सिंगल फैक्टर नहीं है। मल्टीपल फैक्टर से आप इस बात को समझ सकते हो। बट अगर हम पूरा फोकस इन रेप्टाइल्स पर रखें तो आपको पता होना चाहिए कि इन रेप्टाइल्स को सूर्य की गर्मी एकदम एयर की तरह, ऑक्सीजन की तरह चाहिए होती है। रेप्टाइल ज्यादातर कोल्ड ब्लडेड होते हैं, यानी इनका खून बहुत ही ज्यादा ठंडा होता है। इसलिए वैज्ञानिकों का मानना है कि यही सबसे बड़ा कारण भी है कि टाइटेनोबोआ इस दुनिया से विलुप्त हो गए थे, क्योंकि उनकी एग्जिस्टेंस के 1 करोड़ साल बाद ही आइस एज नामक महाप्रलय शुरू हुआ था, जिसमें जो स्पीसीज उस ठंड को सर्वाइव नहीं कर पाई थी, उनके फॉसिल्स, जीवाश्म हमेशा के लिए बर्फ में जमा हो गए थे। यही टाइटेनोबोआ को भी खत्म कर देने का कारण बनी थी। हम ह्यूमंस एज अ वार्म ब्लडेड हमें 36 डिग्री पर अपना टेम्परेचर मेंटेन करके अपना जीवन सरवाइव करते हैं। बट इस तरह के सांप, रेप्टाइल्स ये सब कोल्ड ब्लडेड होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें गर्मी की जरूरत ज्यादा होती है। और आने वाले समय में ग्लोबल वार्मिंग के अकॉर्डिंग ग्लोबल का टेम्परेचर बढ़ने रहने वाला है, जिसकी वजह से जितनी भी रेप्टाइल स्पीसीज अभी भी एग्जिस्टेड हैं वो सब और भी अच्छे से मैच्योर हो पाएंगी। यानी तरह तरह के नए रेप्टाइल स्पीसीज में एवोल्यूशन भी हो सकता है, उनका आकार भी बड़ा हो सकता है, इन रेप्टाइल्स में सक्रियता ज्यादा बढ़ेगी। बट अब देखिए, एवोल्यूशन भी जैसा कि आपको मालूम है लगभग लाखों सालों में होता है। अगर इतना हॉट टेम्परेचर लाखों सालों तक रहेगा, आपको फिर एक और बार टाइटेनोबोआ देखने को मिल सकता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए। एवोल्यूशन से जुड़ी ऐसी भी और रोचक जानकारियों को जुटाने के लिए चैनल को एक बार विजिट कर लीजिए। दोस्तों, बाकी अभी के लिए इतना है। धन्यवाद।